क्या आपने कभी गौर किया है, रात के उस सन्नाटे पर जब दिल्ली की सबसे शोर शराबे वाली सड़कें भी अचानक दम तोड़ देती हैं? वो वक्त जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर 12 बजाती हैं और हवा में एक ऐसी ठंडक घुल जाती है जो हड्डियों को अंदर तक कंपा दे। लोग कहते हैं कि दिल्ली की येलो लाइन मेट्रो रात के आखिरी फेरे के बाद सो जाती है, पर यह सच नहीं है। सच तो वो है जिसे आर्यन ने उस रात अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। ये उस खौफनाक सफर का पहला हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होता। बाहर कश्मीरी गेट स्टेशन का प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा था। पीली रोशनी रह रहकर झपझपा रही थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। आर्यन के जूतों की आवाज खाली प्लेटफॉर्म पर इतनी तेज गूंज रही थी कि उसे लगा शायद उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। पर जब भी वो पीछे मुड़ता, वहां सिर्फ गहरा अंधेरा और धूल भरी पटरियां होती। आर्यन को घर पहुंचने की जल्दी थी, उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना। अचानक एक सीटी की आवाज आई। वो आवाज किसी आधुनिक मेट्रो की नहीं थी, वो एक पुराने जंग लगे लोहे के इंजन की चीख थी जिसने सदियों से तेल नहीं चखा हो। हवा में अचानक सड़ी हुई चमेली और पुराने कागजों की गंध भर गई। धुंध के पीछे से एक ट्रेन रेंगती हुई आई। उसके डिब्बे पीतल के थे जिन पर काली काई जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे इतने गंदे थे कि अंदर का कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस कुछ हिलते हुए साए नजर आ रहे थे। आर्यन को भागना चाहिए था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि पीछे मुड़ो और सीढ़ियों की तरफ दौड़ जाओ, पर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। एक अजीब सी कशिश, एक भारी दबाव उसे उस खुले हुए दरवाजे की तरफ खींच रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा का तापमान गिरकर शून्य से नीचे चला गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई लाइट नहीं थी, बस एक मध्यम सी नीली रोशनी दीवारों से रिस रही थी। और वहां बैठे थे वो सैकड़ों मुसाफिर। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे, जैसे उन्हें बर्फ में जमा दिया गया हो। उनके कपड़े पुराने थे, कुछ पर खून के सूखे निशान थे तो कुछ मिट्टी में सने हुए थे। वो सब बिल्कुल शांत बैठे थे, कोई हिल नहीं रहा था, कोई पलक नहीं झपका रहा था। आर्यन ने घबराकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, पर धार से दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन एक हिचकोले के साथ चल पड़ी। आर्यन का संतुलन बिगड़ा और वो एक खाली सीट पर जा गिरा। उसके ठीक सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने अपना चेहरा एक अखबार से ढका हुआ था। अखबार पीला पड़ चुका था और उस पर साल 1984 की कोई खबर छपी थी। चाचा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने धीरे से अखबार नीचे किया। आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट गई। उस आदमी का चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ मांस के लोथड़े लटक रहे थे और जबड़ों की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। जहां सबको जाना है बेटा, उस बिना होठों वाले मुंह से आवाज निकली। पूरे डिब्बे में अब हलचल होने लगी थी। एक कोने में खड़ी औरत ने अपना सिर धीरे धीरे आर्यन की तरफ घुमाया। उसकी गर्दन से लगातार खून टपक रहा था, जो फर्श पर एक तालाब बना रहा था। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके गालों की खाल कानों तक फट गई। अभी तो सफर शुरू हुआ है मुसाफिर, वो बुदबुदाई। आर्यन ने भागने की कोशिश की। वो अगले कोच की तरफ दौड़ा, पर हर कोच पहले वाले से ज्यादा डरावना था। एक डिब्बे में उसे छोटे बच्चे दिखे जिनके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। वो फर्श पर पड़ी किसी चीज से खेल रहे थे। जब आर्यन पास पहुंचा तो देखा कि वो गेंद नहीं थी, वो एक इंसान की खोपड़ी थी। तभी ट्रेन के अनाउंसमेंट सिस्टम से एक चरमराती हुई आवाज आई, अगला स्टेशन श्मशान है, कृपया अपने पापों के साथ तैयार रहें। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि बाहर के खंभे रोशनी की एक लकीर जैसे दिख रहे थे। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। दूर, बहुत दूर, उसे कश्मीरी गेट का असली प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। वहां एम्बुलेंस खड़ी थी। उसने देखा कि पुलिस वाले पटरियों के बीच से एक शत विक्षत लाश निकाल रहे थे। लाश ने वही शर्ट पहनी थी जो आर्यन ने पहनी थी, वही घड़ी, वही जूते। आर्यन का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थीं, नाखून नीले पड़ रहे थे। उसके पास वही बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने अपना अखबार आर्यन की तरफ बढ़ाया। लो, पढ़ लो, अब तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है। अखबार की सुर्खी थी, मेट्रो स्टेशन पर गिरकर नौजवान की मौत। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो ट्रेन रुक चुकी थी। दरवाजे खुले। बाहर घुप अंधेरा था। सारे मुर्दा मुसाफिर कतार बनाकर उतरने लगे। आर्यन भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। पर तभी एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
वो एक टीटीई था। उसकी वर्दी जली हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ आग के अंगारे दहक रहे थे। उसने आर्यन का रास्ता रोक दिया। तुम्हारा टिकट कहाँ है? टीटीई की आवाज़ किसी भारी पत्थर के रगड़ने जैसी थी। आर्यन हकलाया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। टीटीई ने एक डरावनी हंसी हंसी। इस ट्रेन में सफ़र करने की कीमत चुकानी पड़ती है आर्यन, और तुम्हारी सज़ा अभी शुरू हुई है। उसने आर्यन को धक्का दिया, पर बाहर की तरफ नहीं, बल्कि इंजन की तरफ। जाओ और देखो कि ये ट्रेन कैसे चलती है। ये इस खौफनाक दास्तां का बस आगाज था। आर्यन अभी ये नहीं जानता था कि इस ट्रेन का असली मकसद रूहों को ले जाना नहीं, बल्कि उन्हें तड़पाना है। टीटीई के उस बर्फीले धक्के ने आर्यन को इंजन रूम के भारी काले दरवाजे की ओर फेंक दिया। वो दरवाज़ा लोहे का नहीं था। जब आर्यन के हाथ उससे टकराए तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी ठंडी गीली खाल को छू रहा है। दरवाजे पर उभरी हुई नसें धड़क रही थीं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ऐसी गर्मी बाहर निकली जिसने आर्यन के चेहरे की ऊपरी खाल को झुलसा दिया। पर दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस एक सुन्न कर देने वाला खौफ था। अंदर का नज़ारा किसी नर्क के कारखाने जैसा था। वहाँ कोयला नहीं जल रहा था, वहाँ यादें जल रही थीं। इंजन के बीचों बीच एक विशाल लोहे का पिंजरा था, जिसके अंदर हजारों रूहें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं। उनकी चीखें ही इस ट्रेन का हॉर्न थीं। जब भी कोई रूह दर्द से चिल्लाती, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। देख रहे हो आर्यन, ये दिल्ली की वो रफ्तार है जिसे ऊपर वाले लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। टीटीई की आवाज़ अब उसके पीछे से नहीं, बल्कि इंजन की गूंज से आ रही थी। आर्यन ने देखा कि इंजन चलाने वाला चालक कोई इंसान नहीं था। वो एक साया था जिसकी कोई निश्चित शक्ल नहीं थी। वो कभी एक छोटे बच्चे जैसा दिखता, तो कभी एक बूढ़े भिखारी जैसा। उसके हाथ लीवर पर नहीं, बल्कि उन रूहों के गलों पर थे। तुम यहाँ क्यों हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह साया धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों की जगह दो धधकते हुए गड्ढे थे, जिनमें दिल्ली का पूरा इतिहास जल रहा था। मैं इस शहर का मलाल हूँ आर्यन। वो बातें जो लोग कह नहीं पाए, वो चीखें जो दब गईं, और वो मौतें जिन्हें हादसों का नाम देकर भुला दिया गया। चालक ने एक बड़ा सा पाइप आर्यन की तरफ घुमाया। उस पाइप से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था, जिसमें से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। इस ट्रेन को रक्त मार्ग कहते हैं। ये उन स्टेशनों के नीचे चलती है जहां कभी कब्रिस्तान हुआ करते थे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। डिब्बे के बाकी मुर्दे अब इंजन रूम के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें अब डरावनी नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरी उम्मीद थी। हमें आज़ाद करो, सफारी सूट वाले आदमी ने कहा, जिसका पेट अब पूरी तरह खुल चुका था। आर्यन, तुम अभी पूरी तरह मरे नहीं हो। तुम्हारी रूह अभी भी उस पटरी पर तड़प रही है जहां तुम्हारा शरीर पड़ा है। चालक की आवाज़ अब एक सम्मोहन जैसी थी। अगर तुम चाहो तो तुम वापस जा सकते हो, पर उसकी एक कीमत है। आर्यन की सांसें रुक गईं। क्या कीमत? चालक ने हाथ बढ़ाकर इंजन के धधकते हुए दिल की तरफ इशारा किया। वहां एक खाली जगह थी, एक छोटा सा कोना जो अभी तक भरा नहीं था। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद यहां छोड़नी होगी, वो याद जिसके सहारे तुम ऊपर की दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो। आर्यन को अपनी माँ का चेहरा याद आया, वो बचपन की सर्दियां, वो गर्म चाय और वो हंसी। क्या वो अपनी माँ का चेहरा हमेशा के लिए भूलने को तैयार था? तभी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। बाहर का नज़ारा बदल चुका था। अब वहां कोई अंधेरी सुरंग नहीं थी। ट्रेन चांदनी चौक के पुराने खंडहर हो चुके स्टेशन पर खड़ी थी, पर यह वो चांदनी चौक नहीं था जिसे दुनिया जानती है। यहाँ की गलियां खून से सनी थीं और आसमान काला था। उतरो, टीटीई ने दहाड़ लगाई। मुर्दे एक एक करके बाहर निकलने लगे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे या वहीं रुक जाए। तभी उसने देखा कि उस भीड़ में एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो साया बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। मैं तुम्हारा कल हूं आर्यन, उस साये ने कहा। उसके हाथ में एक लोहे की जंजीर थी। अगर तुम आज इस याद को नहीं जलाओगे तो कल तुम इस ट्रेन के अगले चालक बनोगे। आर्यन ने इंजन की उस आग की तरफ देखा। उसे अपनी माँ की हंसी सुनाई दे रही थी, पर जैसे ही उसने आग में हाथ डालने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। आर्यन, आंखें खोलो। आर्यन। ये आवाज़ इंजन की नहीं थी, ये किसी डॉक्टर की थी। उसे बिजली के झटके, डिफाइब्रिलेटर महसूस हो रहे थे। उसका शरीर पटरी पर नहीं, बल्कि एक एम्बुलेंस के अंदर उछल रहा था। वो एक साथ दो दुनियाओं में था। एक तरफ वो खौफनाक ट्रेन थी और दूसरी तरफ वो सफ़ेद रोशनी वाली एम्बुलेंस। चालक ने
आर्यन का गला पकड़ लिया। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने यहाँ का पानी पिया है, यहाँ की हवा ली है। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने देखा कि एम्बुलेंस में डॉक्टर कह रहा था, हम उसे खो रहे हैं, पल्स गिर रही है। ट्रेन के अंदर सारे मुर्दों ने आर्यन को घेर लिया था। उनके ठंडे हाथ आर्यन की खाल को खींच रहे थे। यहीं रुक जाओ, यहां दर्द नहीं है, यहां बस सन्नाटा है। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर एक चीख मारी। उसकी चीख से इंजन रूम का वो गीला दरवाजा फट गया। लेकिन क्या वो वाकई जाग गया या ये उस ट्रेन का एक नया खेल था? क्योंकि जब उसने एम्बुलेंस में अपनी आंखें खोली तो डॉक्टर का चेहरा वही था, वही टीटी जो अब सफेद कोट पहनकर उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। स्वागत है आर्यन, नए सफर में। एम्बुलेंस के भीतर की मशीनें बीप बीप कर रही थीं, पर आर्यन को वो आवाज किसी के दिल के धड़कने जैसी नहीं, बल्कि किसी पुरानी घड़ी के आखिरी सेकंड्स जैसी सुनाई दे रही थी। सफेद कोट पहने उस डॉक्टर ने आर्यन की आंखों में टॉर्च मारी, पर रोशनी कहाँ थी? आर्यन को सिर्फ धुआं और उन हजारों रूहों की परछाइयां दिख रही थीं जो अब उस एम्बुलेंस की छत से उल्टी लटकी हुई थीं। ब्लड प्रेशर गिर रहा है, इसे जल्दी ओटी ले चलो, डॉक्टर चिल्लाया। पर जैसे ही स्ट्रेचर एम्बुलेंस से बाहर निकला, आर्यन की चीख उसके हलक में ही जम गई। बाहर एम्स AIMS का अस्पताल नहीं था। बाहर वही चांदनी चौक का खंडहर स्टेशन था जहां आसमान से राख की बारिश हो रही थी। वो डॉक्टर, वो अब डॉक्टर नहीं था। उसके सफेद कोट के नीचे से काली जंजीरें बाहर निकल रही थीं जो सीधे आर्यन के सीने में धंसी हुई थीं। तुमने सोचा था कि तुम वापस चले जाओगे? TTE की वही भयानक आवाज गूंजी। आर्यन, दिल्ली की जमीन के नीचे जो एक बार दफन हो गया, वो कभी ऊपर की धूप नहीं देखता। स्ट्रेचर अचानक तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ने लगा। बिना किसी पहिए के, बिना किसी सहारे के। आर्यन ने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। दूर एक छोटी सी खिड़की जैसी रोशनी दिख रही थी। वहां उसका शरीर एक असली अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसकी माँ वहां बैठी रो रही थी। वो देख पा रहा था कि उसकी माँ उसका हाथ थामे हुए कुछ कह रही थी। आर्यन, बेटा, वापस आ जा। आर्यन ने हाथ बढ़ाना चाहा, पर उसके हाथ अब हाथ नहीं रहे थे। वो धुएं के काले गुबार में बदल चुके थे। तभी वो साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया, वही ट्रेन का चालक। तुम्हारी माँ की यादें ही तुम्हारा आखिरी रास्ता थीं, आर्यन। पर देखो, तुमने उन्हें भी खो दिया। आर्यन ने अपने सीने की तरफ देखा। जहां उसकी यादें होनी चाहिए थीं, वहां अब एक बड़ा काला छेद था। इंजन रूम की उस आग ने उसकी यादों को सोख लिया था। अब उसे अपनी माँ का चेहरा धुंधला लगने लगा था। उसकी आवाज अब बस एक शोर बन गई थी। नहीं, मुझे याद है, मुझे सब याद है, आर्यन चिल्लाया, पर उसके मुंह से आवाज नहीं, बल्कि वही काली राख निकली। ट्रेन का इंजन अब उसके सामने खड़ा था, एक विशाल दैत्य जैसा लोहे का ढांचा जो खून उगल रहा था। TTE ने आर्यन को पकड़कर इंजन के उस धधकते हुए छेद में फेंक दिया। वहां कोई आग नहीं थी, वहां सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों के पर्दे फाड़ दे। आर्यन ने महसूस किया कि उसका वजूद धीरे धीरे मिट रहा है। वो अब एक इंसान नहीं था, वो अब उस ट्रेन का एक पुर्जा बन चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो बैठा हुआ है। उसकी पीठ के पीछे एक ठंडी लोहे की सीट थी। उसने आंखें खोली। सामने वही बुजुर्ग आदमी बैठा था, अखबार पढ़ते हुए। बेटा, राजीव चौक आ गया क्या? आर्यन ने अपना हाथ उठाया। उसके नाखून झड़ चुके थे, उसकी खाल नीली पड़ चुकी थी। उसने जेब से एक फटा हुआ पुराना कागज निकाला। वो उसका टिकट था। उस टिकट पर लिखा था, अनंत काल का सफर। आर्यन की आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा, जो फर्श पर गिरते ही जमकर पत्थर बन गया। अब उसे डर नहीं लग रहा था, अब उसे नफरत नहीं हो रही थी। अब वो बस इंतजार कर रहा था। तभी डिब्बे का दरवाजा खुला। एक नया मुसाफिर, पसीने से तरबतर, घबराया हुआ अंदर आया। उसने घड़ी देखी और बुदबुदाया, शुक्र है, आखिरी मेट्रो मिल गई। आर्यन ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने की आवाज आई, कड़क। आर्यन ने अपनी वही फटी हुई डरावनी मुस्कान उस नए मुसाफिर की तरफ उछाली। बैठ जाइए भाई साहब, अभी तो सफर शुरू हुआ है। और इसी के साथ पीली लाइन की वो बेनाम ट्रेन एक बार फिर अंधेरी सुरंग में ओझल हो गई। दिल्ली की सड़कों के नीचे हजारों फीट गहराई में वो ट्रेन आज भी दौड़ रही है। शायद आज रात जब आप अपनी आखिरी मेट्रो लेंगे और डिब्बा खाली होगा, तो गौर से देखिएगा, क्या वो परछाई आपकी अपनी है या आर्यन आपका इंतजार कर रहा है?